नमस्कार साथियों, आज हम लोग चर्चा करेंगे कि राजनीतिक सिद्धांत में पुनरुत्थान की जो अवधारणा है वो क्या है। इसके पहले की एक वीडियो में हम लोग राजनीतिक सिद्धांतों में पतन के बारे में चर्चा कर चुके हैं और आज हम लोग उसका जो दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट है कि राजनीतिक सिद्धांतों में रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थियरी, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें दो तीन चीज़ें पहले हम लोग डिस्कस कर लें। पहली चीज़ तो ये है कि 19वीं शताब्दी का जो मध्यकाल है अर्थात 1850, तो 1850 के पहले जो पॉलिटिकल थियरी थी या जो राजनीतिक सिद्धांत था उसकी दो तीन खास बातें थीं। पहला तो ये था कि वो सार्वभौमिक मूल्यों के निर्माण में रुचि लेता था। दूसरा ये था कि वो जो व्यावहारिक समस्याएं होती थी समाज के जो अंदर व्यवहारिक समस्याएं थी उन समस्याओं से भी रूबरू होता था और वास्तव में उसका भाव यही होता था कि वो कुछ ऐसे सिद्धांतों का प्रतिपादन करे जिससे कि समाज को उन समस्याओं से निजात मिल सके। और इस तरीके से वो अगर कहा जाए तो एक तरीके से पब्लिक पॉलिसी को एड्रेस करता था। तो ये जो राजनीतिक सिद्धांत था 19वीं शताब्दी के मध्यकाल के पहले का ये राजनीतिक चरित्र था उसका या उसका नेचर था जो पॉलिटिकल थियरी थी, जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं और ख़ासतौर से जब हम 20वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी के अंत या 20वीं शताब्दी की शुरुआत में जब हम पहुंचते हैं तो वहाँ हम देखते हैं कि वहाँ एक नई प्रवृत्ति का प्रादुर्भाव होता है और उस प्रवृत्ति के प्रादुर्भाव के कारण जिसके विशेषताओं की भी हम लोग चर्चा करेंगे, जो उस समय का पुराना जो पॉलिटिकल ट्रेडिशन था चिंतन का, उसको परंपरागत कह के ट्रेडिशनल कह के उसको एक प्रकार से अलग करने की कोशिश की गई और ये कहा गया कि साहब जो 1850 के पहले का जो चिंतन था प्लेटो और अरिस्टो के समय से जो चला रहा था वो वास्तव में एक ट्रेडिशनल किस्म का पॉलिटिकल सिस्टम था जो कि ऐतिहासिकता पे आधारित था, जो कि विकासवादी था और जो कि तुलनात्मक एक प्रकार से हुआ करता था। लेकिन उस जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थियरी थी उससे हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है और उस आगे बढ़ने के पहले संक्षेप में फिर रिवाइज कर लेते हैं कि जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थियरी थी उसकी दो तीन खास बातें क्या थी। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि उस ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थियरी में जो पॉलिटिकल फिलॉसफी थी अर्थात जो राजनीतिक दर्शन था उसको एक हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट के रूप में पढ़े जाने की परंपरा थी। पहली चीज तो ये थी। दूसरी चीज ये थी कि पॉलिटिकल फिलॉसफी को वर्चुअली एक आइडियोलॉजी का दर्जा दे दिया गया था, एक विचारधारा का दर्जा दे दिया गया था। आप जानते हैं कि विचारधारा बेसिकली वो पॉलिटिकल थॉट होता है जिसका कि हम व्यवहार में प्रयोग कर सकें, जिसको हम एक्शन में ला सकें। तो ऐसा लगने लगा था कि जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल फिलॉसफी है वो इतना ज़्यादा व्यवहारिक समस्याओं से रूबरू होती थी कि लगता था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो एक प्रकार से पॉलिटिकल फिलॉसफी ना होकर एक प्रकार से आइडियोलॉजी हो गई है। और ये भी उसकी एक आलोचना पिछले वीडियो में उन्होंने देखी थी कि की गई थी कि पॉलिटिकल थियरी वर्चुअली एक आइडियोलॉजी के लेवल पर रिड्यूस हो गई है। और तीसरी जो उसमें खास बात ये थी जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थियरी थी कि उसमें संस्थाओं पे और विधि पे इस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता था, इस पर ज्यादा बल दिया जाता था कि अर्थात संस्थाओं की चर्चा होती थी, कानूनों की चर्चा होती थी, व्यवस्था की चर्चा होती थी और टोटल एम्फेसिस ये था कि एक अच्छा समाज बन सके। इसी को ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थियरी के नाम से जाना जाता था। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि 19वीं शताब्दी के अंत आते आते और 20वीं शताब्दी के शुरुआत में इसमें चार्ल्स मरियम ने एक विशेष प्रकार का नयापन नूतन कॉन्सेप्ट लाने का प्रयास किया और इसीलिए चार्ल्स मरियम को एक प्रकार से फाउंडर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट कहा जाता है कि उन्होंने एक नए चिंतन की शुरुआत की 20वीं शताब्दी में। और उस चिंतन में क्या खास बात थी? उस चिंतन में खास बात ये थी कि उन्होंने इस बात पर बल देना शुरू कर दिया कि वैज्ञानिकता लाए बिना चिंतन में किसी प्रकार की गंभीरता नहीं आ सकती या उसको हम इतिहास से अलग नहीं कर सकते। और उसमें एक प्रकार से केवल वैचारिकता का एब्स्ट्रैक्शन का ही भाव होता है
और वो तथ्यों और वो समाज की जो व्यावहारिक स्थिति है उससे वो जुड़ नहीं पाता। कहने को तो वो कोशिश करता है समाज की समस्याओं से जुड़ने का, लेकिन एक प्रकार से उसमें एक काल्पनिकता होती है, एक प्रकार से वैचारिकता होती है और वस्तुनिष्ठता नहीं होती। अर्थात वस्तुनिष्ठता के लिए चार्ल्स मरियम का कहना था कि जो वैज्ञानिक विधियां हैं उन वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करके हमें समाज की समस्याओं से जुड़ना होगा और उनका अध्ययन करना होगा, और तब उस अध्ययन के आधार पे जो व्यावहारिक हम अध्ययन करेंगे समाज का, उस व्यावहारिक अध्ययन के आधार पे जो आंकड़े आएंगे उससे जब हम निष्कर्ष निकालेंगे तो वो हमको एक सच्चे पॉलिटिकल थॉट की तरफ ले जाएगा। तो चार्ल्स मरियम ने इस प्रकार से एक बात कही जो कि आगे चल के, जैसा कि आप जानते हैं कि जिसने व्यवहारवाद का स्वरूप ले लिया कालांतर में, जिसके लिए कि डेविड ईस्टन को जाना जाता है, कि 1960s आते आते 1960 के आसपास आते आते व्यवहारवाद एकदम से एक स्थापित कहना चाहिए कि एक चिंतन हो गया था। और व्यवहारवाद, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि व्यवहारवाद का मतलब ही ये होता है कि कोई भी फैक्ट जब तक कि वस्तुनिष्ठ नहीं होगा, उसको अगर हम वैल्यू से अलग करके नहीं देखेंगे तो उसमें जो सब्जेक्टिविटी होती है एलिमेंट, वो सब्जेक्टिविटी का एलिमेंट जब तक बना रहेगा, वैल्यू न्यूट्रल जब तक हम उसको नहीं बनाएंगे तब तक, अर्थात उसको मूल्य विहीन जब तक नहीं बनाएंगे, अर्थात शुष्क आंकड़ों पे ही हम जब तक अपने निष्कर्षों को आधारित नहीं करेंगे तब तक वास्तव में वो वैज्ञानिक स्वरूप नहीं हो सकता है। और इस प्रकार से डेविड ईस्टन ने 1960 आते आते एक शंखनाद कर दिया था कि वो सारी की सारी चीजें जो कि वैज्ञानिकता पे आधारित नहीं है, जो कि वैज्ञानिक विधियों पे आधारित नहीं है, वो सब केवल एकमात्र कल्पनाशीलता है, उसको बहुत ज्यादा तवज्जो हम नहीं दे सकते हैं। तो ये बात हुई 1960 के आसपास की आते आते। 1960 और 1970 के बीच का जो दशक है ये बड़ा इंपॉर्टेंट दशक माना जाता है, और इसलिए माना जाता है कि जिन लोगों ने व्यवहारवाद को स्थापित किया, जिसमें डेविड ईस्टन का नाम बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, उन्हीं लोगों को ये बात लगने लगी थी कि व्यवहारवाद में कुछ गड़बड़ है, कुछ खोखलापन है, कुछ कमी है, और उसके आधार पे पॉलिटिकल थ्योरी को व्याख्यायित नहीं किया जा सकता है। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग डेविड ईस्टन का नाम पुनः आता है कि डेविड ईस्टन जब 1969 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन को जब वो एड्रेस कर रहे थे, एक प्रेसिडेंशियल एड्रेस वो दे रहे थे, उसी एड्रेस में 1969 में, सोचिए 1960 में उन्होंने ये विचार व्यवहारवाद का एक प्रकार से स्थापित कर दिया था 1960 आते आते, और उन्हीं डेविड ईस्टन ने 1969 में अपने उस व्याख्यान में, अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के व्याख्यान में, प्रेसिडेंशियल एड्रेस में इस बात को स्वीकार किया कि वास्तव में जो हम पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं उस पॉलिटिकल एनालिसिस में हमें कुछ न कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है, और केवल हम वैज्ञानिक विधियों के आधार पे चिंतन नहीं कर सकते। वैज्ञानिक विधियों को ही एकदम आधार बना के जो हम चिंतन करते हैं, हो सकता है कि उसमें कुछ खामी रह जाए। और इसलिए एक प्रकार से उनका जो वो व्याख्यान था उसको कहा जाता है कि उसने पुनः पॉलिटिकल साइंस में एक पोस्ट बिहेवियरलिज्म को जन्म दिया। अर्थात वही बिहेवियरलिज्म के भी एक प्रकार से संस्थापक माने जाते हैं, और उन्होंने ही पोस्ट बिहेवियरलिज्म का भी आगाज किया। उन्होंने भी पोस्ट बिहेवियरलिज्म को 1969 में एक प्रकार से हवा दी, और इस प्रकार से 1969 में उत्तर व्यवहारवाद जिसको हम कहते हैं, जिस पर फिर कभी चर्चा होगी, जिसको डेविड ईस्टन ने ही जन्म दिया था। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। इसी के साथ जब ये प्रक्रिया चल रही थी डेविड ईस्टन की, उसी कालखंड में 1960 से लेकर 1970 के कालखंड में माइकल ऑक्शट का नाम आता है। माइकल ऑक्शट ने रैशनलिज्म पे बहुत अच्छा, रैशनलिज्म इन पॉलिटिक्स पे बहुत अच्छा एसे 1962 में लिखा था, और उस अपने एसे में उन्होंने इसी बात की चर्चा की थी कि जो बौद्धिकता, जिसको हम वास्तव में बौद्धिकता या रैशनैलिटी कहते हैं, वो उसमें एक बहुत बड़ी कमी होती है कि वो रैशनैलिटी, अपने रैशनैलिटी को वास्तव में केवल टेक्निक्स पे आके रोक देता है, टेक्निक्स से उसको समीकृत करता है, वो बौद्धिकता को तकनीक से समीकृत कर देता है, और जो हमारा परंपरागत ज्ञान है, जो हमारा अनुभव
जन्य जो ज्ञान है उसकी वो उपेक्षा कर देता है, तो वो आधे ज्ञान के आधार पे ही आगे बढ़ती है बौद्धिकता। इसलिए जितना भी वैज्ञानिक चिंतन है, जिसको हम तथाकथित बिहेवियरलिज्म या वैज्ञानिक चिंतन कहते हैं, वो एक प्रकार से अर्ध ज्ञान के आधार पे ही आगे बढ़ता है। उसमें जो दूसरा हमारा परंपरा के आधार पर जो ज्ञान हमने प्राप्त किया होता है उसकी वो उपेक्षा करता है, इसलिए वो पूर्ण ज्ञान तक हमको नहीं ले जा सकता है। और इसीलिए उन्होंने पॉलिटिक्स में रैशनैलिटी को बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की वो ज़रूरत पे प्रश्न चिन्ह लगाया और ये कहा कि ठीक है रैशनैलिटी होनी चाहिए, लेकिन उसी के साथ साथ हमको जो अपना व्यवहार या अनुभवजन्य हमारा जो ज्ञान है, जो सदियों से शताब्दियों से हमारे साथ जुड़ा हुआ है, हमें उसकी भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। तो जो राजनीतिक चिंतन चल रहा था, परंपराओं पे आधारित था, इतिहास पे आधारित था, हमारे अनुभव पे आधारित था, एक प्रकार से माइकल ऑक्सफोर्ड ने ये कहा कि नहीं, वो मरा नहीं है, वो डिक्लाइन नहीं हुआ है, हमें उसकी सख्त ज़रूरत है और हमें उसी परंपरा को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। पहली चीज़ तो ये है, बल्कि उन्होंने यहाँ तक कहा कि जो व्यवहारवाद है वो एक प्रकार से पॉलिटिकल थियरी में गिरावट का सूचक है और इसलिए हमें उससे बचने की कोशिश करना चाहिए, व्यवहारवाद से बचने की कोशिश करना चाहिए। शुरुआत ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि 1960, उसके बाद में 1969 में आते आते डेविड ईस्टन ने उसको स्वीकार भी कर लिया था। इसी प्रकार से डेविड मिलर का नाम आता है। डेविड मिलर भी एक बहुत अच्छे विचारक रहे हैं और उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया कि 1960 और 70 के दशक के बीच में जो विचारवादी या मूल्यपरक चिंतन था वो पुनः लौट रहा था और लोगों की आस्था वैज्ञानिक विधियों में बनी हुई थी, लेकिन उसी के साथ साथ 60 और 70 के दशक के बीच में जो चिंतन की परंपरा थी, जो ट्रेडिशनल चिंतन की, जिसको हम नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थिंकिंग कहते हैं, वो नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थिंकिंग पुनः लौट रही थी। वो नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थिंकिंग क्या होती है? नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थिंकिंग होती है जिसमें मनुष्य के बारे में, मनुष्य और समाज के अंतर संबंधों के बारे में, समाज और राज्य के अंतर संबंधों के बारे में, मनुष्य और राज्य के अंतर संबंधों के बारे में, अर्थात ये जो मनुष्य, समाज और राज्य, ये तीन इंपॉर्टेंट घटक हैं हमारी इस संरचना में, समाज में, इन तीनों के अंतर संबंधों के बारे में चर्चा होना फिर शुरू हो गई थी। और इस प्रकार से डेविड मिलर का कहना ये है कि हम पूरा 1960 और 70 के बीच दशक में उनकी ये मान्यता थी कि रिटर्न टू द नॉर्मेटिव, अर्थात हम जो हमारा मूल्य परक या जो हमारा चिंतन परक पॉलिटिकल थियरी थी वो पुनः लौट रही है और वो मरी नहीं है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट इंटरवेंशन हुआ वो 1970 के दशक के समाप्त होते होते हो गया और वो था जॉन रॉल्स के द्वारा, जब उन्होंने ए हिस्ट्री ऑफ ए थियरी ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक लिखी और उस हिस्ट्री ऑफ ए थियरी ऑफ जस्टिस में जॉन रॉल्स ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंटरवेंशन किया जो न्याय की अवधारणा के संदर्भ में था, जिस पे हम लोग अलग से कभी चर्चा करेंगे। लेकिन अभी इसी पे इतना छोड़ देते हैं कि जॉन रॉल्स की जो ए थियरी ऑफ जस्टिस की जो रचना है, जो लगभग 600 पन्ने की उनकी पुस्तक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद से पॉलिटिकल डिस्कोर्स, राजनीतिक चिंतन डिफाइन हो गया एक प्रकार से कि या तो आप रॉल्स के साथ हैं या आप रॉल्स के विरुद्ध हैं। और यहाँ तक कि जो उनका क्रिटिक हुआ है बहुत बड़ा नॉजिक, उसने भी इस बात को स्वीकार किया कि रॉल्स के बाद से आपके पास कोई विकल्प नहीं था कि या तो आप न्याय की अवधारणा के साथ खड़े हो रॉल्स के, या आप रॉल्स के विरुद्ध खड़े हो। तो पॉलिटिकल थियरी के स्तर पे जॉन रॉल्स के बाद एक बहुत ही सशक्त रिवाइवल हुआ है और उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। जॉन रॉल्स के बाद 3 महत्वपूर्ण थ्योरेटिकल इंटरवेंशंस देखने में आते हैं। जॉन रॉल्स तो स्वयं एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल इंटरवेंशन है और हम लोग कह सकते हैं कि जॉन रॉल्स से 1971 से पॉलिटिकल थियरी का एक प्रकार से रिवाइवल हो गया है। तो वो तो रॉल्स अपनी जगह पे है, ये उसकी तो हम लोग अलग से चर्चा करेंगे। लेकिन उसके बाद, इवन रॉल्स के बाद, कम से कम 3 या 4 महत्वपूर्ण थ्योरेटिकल इंटरवेंशंस की, अर्थात पुनरुत्थान की राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में हम लोग को चर्चा जरूर करनी चाहिए। पहला है कि जो नव कांटवादी, जिनको उदारवादी कहा गया, न्यू कांटियन लिबरल्स कहा गया उनको, तो ये जो नव कांटियन उदारवादी थे, इन्होंने बेसिकली इसलिए उनको नव कांटियन कहा गया, जिसमें कि खासतौर से सैयद बर्लिन का नाम आता है, इवन जॉन रॉल्स का भी नाम आता है, कि इन लोगों ने कांट को अपना आधार बनाया, कांट को अपना बेस बनाया और ये कहा कि भाई जो पूरा लिबरल फ्रेमवर्क है
उसमें इन्होंने एक समतामूलक एलिमेंट जोड़ा। जैसा कि आप देखते हैं, रॉल्स में देखते हैं कि रॉल्स भी पूरे समाज में एक प्रकार की समानता को स्थापित करने की कोशिश करता है। तो इस पूरे जो लिबरल उदारवादी फ्रेमवर्क जो था, उस उदारवादी फ्रेम में एक समतावादी फ्रेमवर्क को, ये दोनों चीजें परस्पर विरोधी मानी जाती रही हैं कि या तो लिबर्टी होगी, डेमोक्रेटिक लिबरल थियरी कहती है, और या फिर सोशलिज्म होगा, समानता होगी। लेकिन लिबर्टी और इक्वालिटी, इन दोनों को समीकृत करना, इन दोनों का एमलगमेशन बनाना, इन दोनों को संयोजन करना, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण काम था जो कि जॉन रॉल्स ने और ईसाइया बर्लिन ने इन्होंने मिलजुल कर करने का प्रयास किया। और भी थिंकर्स के इसमें नाम आते हैं, लेकिन इन दो नामों का इसमें विशेष महत्व है। तो ये अपने आप में एक बहुत थ्योरेटिकल कठिन काम था कि लिबर्टी और इक्वालिटी को कैसे एमलगमेट किया जाए, कैसे मिलाया जाए, और दोनों को कोएग्जिस्टेंस ऑफ लिबर्टी और इक्वालिटी, ये अवधारणा प्रमुख रूप से हमें नियो कांटियन लिबरल्स में फ्रेमवर्क में दिखाई देती है। तो पहला तो इंटरवेंशन हम लोग को ये दिखाई देता है पॉलिटिकल थियरी के क्षेत्र में, और इसीलिए उसकी बड़ी इन दोनों थिंकर्स की, रॉल्स की और ईसाइया बर्लिन की, काफी धूम थी उस जमाने में। दूसरा जो इंटरवेंशन हुआ उसको लिबर्टेरियनिज्म कहते हैं, अर्थात इच्छा स्वातंत्रवाद कहते हैं उसको। हिंदी में बहुत सारे लेखक जो है उसको इच्छा स्वातंत्रवाद कहते हैं, या लिबर्टेरियनिज्म उसको अंग्रेजी में कहा जाता है। इसमें खास तौर से नॉजिक का नाम आता है, और नॉजिक ने भी बहुत अच्छी आलोचना की है और बहुत अच्छा अपना थ्योरेटिकल इंटरवेंशन दिया है। नॉजिक की जो चिंता थी वो बड़ी स्वाभाविक थी, और वो ये स्वाभाविक थी कि नॉजिक ने देखा कि रॉल्स न्याय की अवधारणा करना चाहता है, और न्याय की अवधारणा करके वो समाज में एक प्रकार की समानता को स्थापित करना चाहता है। जस्टिस उसका कॉन्सेप्ट ये कि वो न्याय की अवधारणा को प्रमुखता देता है, और वो कहता है कि न्याय तभी हो सकता है जबकि कुछ समाज में आपस में समता हो और सभी को एक प्रकार से उसमें संतुष्टि का आभास हो, और जो सबसे उपेक्षित हैं उनको सबसे ज्यादा उन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। ये सब तमाम बातें करके रॉल्स ने एक प्रकार से समाज में समता और न्याय दोनों की स्थापना का करने का प्रयास किया। नॉजिक की चिंता ये थी, नॉजिक ने ये बात कही कि भाई जब हम समाज में न्याय की स्थापना करने के लिए राज्य का सहारा लेंगे तो जाहिर है कि हम राज्य को शक्तियां देंगे, और ऐसा न हो जाए कि राज्य इन शक्तियों के प्रयोग से हमारे न्याय को स्थापित करते करते हमारी स्वतंत्रता पे ही आघात कर दे, और जो मूल लिबरल फ्रेमवर्क की जो आत्मा है, अर्थात जो उदारवादी फ्रेमवर्क में जो लिबर्टी का जो कॉन्सेप्ट है, कहीं ऐसा न हो कि उसी पे आघात हो जाए। तो रॉल्स के टोटल थ्योरेटिकल इंटरवेंशन में नॉजिक को जो सबसे बड़ी कठिनाई थी वो यही थी कि वो समझता था कि न्याय की अवधारणा करने में रॉल्स ने लगता है कि स्वतंत्रता को समर्पण कर दिया है, स्वतंत्रता को नेग्लेक्ट कर दिया है या उस उपेक्षा कर दी है, और इसलिए नॉजिक का कहना था कि भाई इससे हम सहमत नहीं हैं, और हम ये चाहते हैं कि मिनिमलिस्ट स्टेट हो, अर्थात एक ऐसा राज्य हो जो कम से कम काम करे, और यहाँ तक कि राज्य अपने कोर्सिव शक्तियों का तो बिल्कुल प्रयोग नहीं करे। और इसलिए क्योंकि नॉजिक मानता था कि न्याय से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है व्यक्ति की स्वतंत्रता। अगर आप न्याय की स्थापना के प्रयास में व्यक्ति की स्वतंत्रता को खत्म कर देंगे तो पूरा लिबरल फ्रेमवर्क ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसलिए लिबरल फ्रेमवर्क को बनाए रखने के लिए नॉजिक का मूल चिंतन यही था कि राइट्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन जस्टिस, अर्थात न्याय समाज में बना रहे, लेकिन ऐसा न हो कि न्याय की स्थापना करने में मनुष्य के अधिकार, मनुष्य की स्वतंत्रताएं, इनका लोप हो जाए। इसलिए नॉजिक का सशक्त हस्तक्षेप ये रहा कि किस प्रकार से न्याय की स्थापना करने में अधिकारों का सामंजस्य बना रहे। तो आप देख रहे हैं कि रॉल्स ने क्या प्रयास किया कि रॉल्स ने समानता और न्याय इन दोनों की स्थापना करने का प्रयास किया लिबर्टी के साथ, और वहीं नॉजिक जो है वो लिबर्टी और राइट्स के साथ न्याय की स्थापना करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन वो लिबर्टी और राइट्स को प्राथमिकता दे रहा है, वो उसको प्रिडोमिनेंस दे रहा है। वो कह रहा है कि न्याय को हम उतना इम्पोर्टेंट मानते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हम व्यक्ति के स्वतंत्रता को मानते हैं, व्यक्ति के अधिकारों को मानते हैं, खासतौर से उसके प्रॉपर्टी राइट्स को मानते हैं। ये दूसरा हस्तक्षेप था।
तीसरा हस्तक्षेप जो हुआ वो थ्योरेटिकल हुआ कम्युनिटेरियंस का था, जिनको हम समुदायवादी कहते हैं। और इसमें वॉल्जर, मैकिंटायर, सैंडल्स, टेलर, चार्ल्स टेलर, इनके नाम आते हैं। और इन लोगों ने बड़े इंपॉर्टेंट काम ये किया कि इन्होंने रॉल्स को भी और इन्होंने नॉजिक को भी, इन्होंने दोनों की आलोचना की। और इसमें इनकी आलोचना करने में जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, वो ये कहते हैं कि रॉल्स और नॉजिक दोनों समाज की बेहतरी करना तो चाहते हैं, और वास्तव में दोनों समाज की बेहतरी करना चाहते थे, लेकिन उनकी जो मेथडोलॉजी है वो इंडिविजुअलिस्ट है। तो कम्युनिटेरियंस का आरोप ये है कि रॉल्स और नॉजिक, इन दोनों में कंट्राडिक्शन है। और वो कंट्राडिक्शन क्या है? वो कंट्राडिक्शन है कि उनके उद्देश्य कम्युनिटेरियन है, समुदायवादी हैं, लेकिन उनकी जो मेथडोलॉजी है, उनकी जो पद्धति है, वो व्यक्तिवादी है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो कि हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि क्यों रॉल्स और नॉजिक को सपोर्ट नहीं करते हैं कम्युनिटेरियंस। और कम्युनिटेरियंस यही कहते हैं कि वो एरिस्टोटल और हीगल की परंपरा को पसंद करते हैं, जिन्होंने कि व्यक्ति और समुदाय के हितों में सामंजस्य बनाए रखा। और वास्तव में सामंजस्य को बनाए रखने में उन्होंने अधिकारों से ज्यादा एक प्रकार से सामाजिक गुड को, अर्थात सामाजिक अच्छाई को, किस प्रकार से पूरा का पूरा समाज, हीगल में भी आप यही देखते, हीगल में भी हम यही देखते हैं कि वो कहता है कि स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड अपॉन अर्थ। अर्थात एक प्रकार से व्यक्ति को कहता है कि व्यक्ति के जीवन को उन्नयन बनाने का एक प्रकार से राज्य को नैतिक अधिकार है, क्योंकि राज्य तो दैवीय है। और यही चीज हम अरिस्टोटल में भी पाते हैं कि अरिस्टोटल भी पूरा का पूरा स्टेट को इसलिए ला रहा है क्योंकि वो कहता है कि हम केवल आपको एक नागरिक नहीं बनाना है, हमें एक अच्छा नागरिक बनाना है। तो दोनों में जो अच्छे का कॉन्सेप्ट है, हीगल में भी और अरिस्टोटल में भी, ये हम देख रहे हैं। और इसी ट्रेडिशन को समुदायवादियों ने पिकअप किया है, और इसलिए उन्होंने रॉल्स की और नॉजिक दोनों की आलोचना की है। और चौथा इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन हुआ ब्रीफली फ्रैंकफर्ट स्कूल का। फ्रैंकफर्ट स्कूल में आप जानते हैं कि थियोडोर अडोर्नो है, मार्क्यूजे है, हैबरमास है, इस प्रकार के थिंकर्स होते हैं। और इन थिंकर्स ने वास्तव में ये कहा कि साहब किसी भी प्रकार का व्यवहारवाद बिल्कुल स्वीकार नहीं है, किसी प्रकार का पॉजिटिविज्म जो है, किसी प्रकार की वैज्ञानिकता चिंतन में हमको बिल्कुल स्वीकार नहीं है। और हमको इस प्रकार की कोई भी चिंतन पद्धति नहीं चाहिए जिस चिंतन पद्धति में वैज्ञानिक आधार पर चिंतन पद्धति करने की बात कही जाए। तो इस प्रकार से साथियों ये कुछ 3-4 इंटरवेंशन थे जो हमें रॉल्स के बाद दिखाई देते हैं। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 1971 के बाद से एक प्रकार से, चाहे वो नियो कांटियंस रहे हों, चाहे वो लिबर्टेरियंस रहे हों, चाहे वो कम्युनिटेरियंस रहे हों, चाहे फ्रैंकफर्ट स्कूल रहा हो, और इन तमाम लोगों की वजह से एक दिखाई देता है कि राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में एक पुनः प्रादुर्भाव हुआ है राजनीतिक चिंतन का, जिसमें कि हमको कुछ एलिमेंट ऑफ ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थियरी दिखाई देता है। बस एक ही इसमें दिक्कत आती है, और वो दिक्कत ये है, या वो एक समस्या है, और वो समस्या ये है कि जो पॉलिटिकल थियरी का रिवाइवल जिसकी हम बात करते हैं, उसमें एक मूल प्रॉब्लम ये है कि ये बड़ा दार्शनिक हो गया है। जो पॉलिटिकल थियरी 1970 के बाद से रिवाइव हुई जॉन रॉल्स के साथ, उसमें हमको दार्शनिकता का एलिमेंट ज्यादा दिखाई देता है। और इसलिए जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थियरी थी, जिसमें प्लेटो अरिस्टो से जो शुरू हुई थी, जिसने कि पॉलिटिकल थियरी का जो मूल भाव था वो ये था कि उसका सारा जो दर्शन था वो व्यावहारिकता से जुड़ा हुआ था। तो आज जो कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थियरी है, इस कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थियरी की सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि इसने इतना अपने को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया है, इतना अपने को दार्शनिक कर लिया है कि वो आज समाज की व्यावहारिक समस्याओं से कट सी गई है। ये उसको ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थियरी है, ग्रीक पॉलिटिकल थियरी का जो ट्रेडिशन है उससे ये इसको डिफरेंशिएट करती है। बहरहाल कहने का भाव ये है कि संक्षेप में आज हम लोगों ने ये जानने की कोशिश की है कि वास्तव में पॉलिटिकल थियरी का रिवाइवल क्या है, और ये पॉलिटिकल थियरी का रिवाइवल किस तरीके से 1971 के बाद से विशेष रूप से हुआ है, और आज की जो कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थियरी है, वो कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थियरी में क्या समस्या है, उसके दार्शनिकता का तत्व उसकी सबसे ज्यादा समस्या है, और पॉलिटिक्स का एलिमेंट उसमें से मार्जिनलाइज हो गया है या उसमें हाशिए पे चला गया है, जिसकी वजह से आज पॉलिटिकल थियरी पॉलिटिक्स से, राजनीति से कट सी गई है। ये इसकी सबसे बड़ी कमी मानी जाती है। तो आशा है कि आज हम लोगों ने जो विषय डिस्कस किया है उसमें आपको कुछ
समझ में आया होगा। और फिर भी अगर आपके इसमें कोई प्रश्न हो, कोई कठिनाई हो तो जरूर हमसे पूछने में हिचकिचाइएगा। थैंक यू वेरी मच।